हेलो बच्चों, आज हम अपनी कक्षा 12वीं की आरोह भाग 2 पाठ्यपुस्तक का पाठ पतंग पढ़ेंगे। ये कविता है, ये आलोक धनवा जी द्वारा लिखी गई है। इस पाठ को पढ़ने से पहले, इस कविता की व्याख्या को समझने से पहले हम आलोक धनवा जी के जीवन परिचय को जानते हैं। बच्चों, आप ये ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। आपकी परीक्षाओं में ये आपका जीवन परिचय भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान से सुने और जो भी मैंने परिचय लिखा है आप चाहें तो उसको अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले जीवन परिचय को जानते हैं। आलोक धनवा जी 7वें-8वें दशक के बहुचर्चित कवि हैं। इनका जन्म सन 1948 में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। इनकी साहित्यिक सेवा के कारण इन्हें राहुल सम्मान मिला। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद ने इन्हें साहित्य सम्मान से सम्मानित किया। इन्हें बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान व पहल सम्मान से नवाजा गया। ये पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। इन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंगकर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों व विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है। इनकी रचनाएं, इनकी पहली कविता जनता का आदमी सन 1972 में प्रकाशित हुई। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की रोटियां कविताओं से इन्हें प्रसिद्धि मिली। इनकी कविताओं का एकमात्र संग्रह सन 1998 में दुनिया रोज बनती है शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में व्यक्तिगत भावनाओं के साथ सामाजिक भावनाएं भी मिलती हैं। यथा जैसे, जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। इनकी काव्यगत विशेषताएं हैं। 1972-73 में प्रकाशित कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को ज़बानी याद रही हैं। आलोचकों का मानना है कि इनकी कविताओं के प्रभाव का अभी तक ठीक से मूल्यांकन नहीं किया गया है। इस कारण शायद कवि ने अधिक लेखन नहीं किया। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का चित्रण है। ये बाल मनोविज्ञानिक को अच्छी तरह समझते हैं। पतंग कविता जो है बाल सुलभ इच्छाओं व उमंगों का सुंदर चित्रण है। भाषा शैली है इनकी, कवि ने शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। ये बिंबों का सुंदर प्रयोग करते हैं। इनकी भाषा सहज व सरल है। इन्होंने अलंकारों का सुंदर व कुशलता से प्रयोग किया है। तो बच्चों, ये था इनका जीवन परिचय। अब पतंग कविता का प्रतिपाद्य समझते हैं। पहले हम पतंग कविता कवि के दुनिया रोज बनती है व्यंग संग्रह से ली गई है। इस कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन और अभिव्यक्ति करने के लिए इन्होंने सुंदर बिंबों का उपयोग किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है जिसके जरिए वे आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तथा उसे पार जाना चाहते हैं। ये कविता बच्चों को एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक कोनों से गिरने का भय, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे जो गिरकर संभलते हैं तथा पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए और अंधेरे के बाद उजाले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो बच्चों, जैसे कि इस कविता का शीर्षक है पतंग, उसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पतंग क्या होती है। बच्चों को पतंग बहुत पसंद आती है। रंग बिरंगे पतंगों को देखकर बच्चों के मन में उमंगें उड़ती हैं। जब वो बच्चे उन पतंगों को उड़ाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि काश हम भी इन पतंगों के सहारे उड़ जाते। मतलब एक नई रोशनी, एक नई चमक जो है उनके चेहरे पर आती है, उनके जीवन में आती है और वे पतंग और तितलियों की भांति वे भी उड़ना चाहते हैं। तो इसी बाल मनोवैज्ञानिक की तरीके से या बाल मन का जो वर्णन है इस कविता के माध्यम से कवि ने किया है।
कविता का जो सार है उसमें कवि क्या कहते हैं कि भादों के बरसाते मौसम के बाद शरद ऋतु आ जाती है। इस मौसम में चमकीली धूप थी तथा उमंग का माहौल था। बच्चे पतंग उड़ाने के लिए इकट्ठे हो गए। मौसम साफ हो गया तथा आकाश मुलायम हो गया। बच्चे पतंग उड़ाने लगे तथा सीटियां व किलकारियां मारने लगे। बच्चे भागते हुए ऐसे लगते हैं मानो उनके शरीर में कपास लगे हों। उनके कोमल नरम शरीर पर चोट व खरोच अधिक असर नहीं डालती। उनके पैरों में बेचैनी होती है जिसके कारण वे सारी धरती को नापना चाहते हैं। ये तो बच्चों आप भी जानते होंगे कि पतंग की वजह से कितने लोगों को चोट भी लगती है। बच्चों को तकलीफ होती है, खरोच लग जाए, लेकिन उनका उन पर कोई असर नहीं पड़ता। वे सिर्फ अपनी धुन में मग्न रहते हैं। वे मकान की छतों पर बेसुध होकर दौड़ते हैं मानो छतें नरम हों। खेलते हुए उनका शरीर रोमांचित हो जाता है। इस रोमांच में वे गिरने से बच जाते हैं। बच्चे पतंग के साथ ऐसे लगते हैं जैसे उड़ रहे हों। कभी कभी वे छतों के खतरनाक किनारों से गिरकर भी बच जाते हैं। इसके बाद उनमें साहस व आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तो बच्चों, ये आपकी पतंग कविता है जो आपके पाठ्यक्रम में ये मैं आपको समझाने जा रही हूँ। इसकी व्याख्या हम पढ़ेंगे। व्याख्या के साथ साथ इसका प्रसंग और इसमें जो शब्द हैं, जो कठिन शब्द हैं, उनका क्या अर्थ है और क्या विशेष है इसमें, मतलब भाषा शैली या किन चीज़ों का, अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया, वो मैं आपको पैराग्राफ वाइज ही समझाऊंगी। तो आप ध्यान से सुने। आपको ये कविता समझ में आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी बच्चों तक ये कविताएं पहुंच सके। तो आप इसको शेयर भी करिएगा। चलिए तो अपनी कविता स्टार्ट करते हैं। सबसे तेज बौछारें लगी, भादो गया सवेरा हुआ। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पहला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियां, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। देखिए बच्चों, जो उसमें शब्द आए हैं कठिन। भादो का मास होता है, महीना होता है भादो महीने में, जिसमें अधिकतर पतंगे उड़ाई जाती हैं। अंधेरा भी कहते हैं। शरद ऋतु यानी हमारी जो है ऋतु होती हैं, ये भी इसमें उजाला भी कहते हैं। शरद का मतलब झुंड का मतलब समूह होता है। इशारों से का मतलब संकेत से। मुलायम मतलब कोमल, रंगीन मतलब रंग बिरंगी, बांस एक प्रकार की लकड़ी, नाजुक मतलब कोमल और किलकारी मतलब खुशी से चिल्लाना। प्रसंग देखिए। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता पतंग से उद्धृत है। इस कविता के रचयिता आलोक धनवा हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने मौसम के साथ प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों व बाल मन की सुलभ चेष्टाओं का सजीव वर्णन किया है। तो बच्चों, इसमें क्या बताया है बाल मन के बारे में, पतंग को लेकर जो बालक का मन होता है और उसके मन में क्या क्या चेष्टाएं, क्या क्या इच्छा जागृत होती हैं, ये सब इसमें आपको व्याख्या में बताया जाएगा। कवि कहता है कि बरसात के मौसम में जो तेज बौछारें पड़ती थी वे समाप्त हो गई हैं, क्योंकि बारिश में तो पतंग नहीं उड़ाई जा सकती। तो अब बरसात का मौसम जो था वो चला गया है। तेज बौछारों और बादलों माह की विदाई के साथ साथ ही शरद ऋतु का आगमन हो गया है। शरद ऋतु मतलब जो हमारे पास ये मौसम आता है, हमारा मार्च का मौसम जो आता है, ये शरद ऋतु का हमारा मौसम होता है। इसमें ही पतंग उड़ाई जाती हैं। हल्की हल्की धूप होती है, बारिश यहाँ पे चली जाती है। अब शरद का प्रकाश फैल गया है। इस समय सवेरे उगने वाले सूरज में खरगोश की आंखों जैसी लालिमा होती है। जैसे खरगोश की आंखें चमकती ना लाल लाल, ऐसे ही सूरज जो है वो आसमान में चमक रहा है। कवि शरद का मानवीकरण करते हुए कहता है कि अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए और जोर जोर से घंटी बजाते हुए पुलों को पार करते हुए आ रहा है। ठीक है, यानी मौसम हमारी ओर चला आ रहा है। वे अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रहा है। ये मौसम जो है बच्चों को अपनी तरफ खींचता है कि अब मौसम आ गया है, आप पतंग उड़ाओ, आप आओ, इस मौसम का मज़ा लीजिए। तो बच्चों को वो बुला रहा है। दूसरे शब्दों में हम इसको इस प्रकार से भी इसकी व्याख्या कर सकते हैं। कवि कहना चाहता है कि शरद ऋतु के आगमन से उत्साह उमंग का माहौल बन जाता है। कवि कहता है कि शरद ने आकाश को मुलायम कर दिया है ताकि पतंग ऊपर और ऊपर उड़ सके।
वह ऐसा माहौल बनाता है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। यानी बच्चे दुनिया के सबसे पतले कागज़ में बांस की सबसे पतली कमानी से बने पतंग उड़ा सके। इन पतंगों को उड़ता देखकर बच्चे सीटियाँ बजाते हैं, किलकारी मारते हैं, शोर करते हैं, खुश होते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है। इस ऋतु में रंग बिरंगी तितलियाँ भी दिखाई देने लगती हैं और बच्चों को तितलियों की भांति कोमल व नाजुक होते हैं। तो बच्चों को भी ऐसा लगता है कि काश हम भी पतंग के साथ ही उड़ जाए, मतलब बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें विशेष क्या बताया है, क्या है इसमें विशेषता इस व्याख्या की कि कवि ने बिंबात्मक शैली में शरद ऋतु का सुंदर चित्रण किया है, बाल सुलभ चेष्टाओं का अनूठा वर्णन किया है, शरद ऋतु का मानवीकरण किया है, उपमा अनुप्रास श्लेष पुनरोक्ति प्रकाश अलंकारों का सुंदर प्रयोग है, खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है और मिश्रित शब्दावली का प्रयोग है। तो ये बच्चों, ये पहली व्याख्या हमारी यहाँ पे खत्म हुई। अब देखिए दूसरी व्याख्या। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेट भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग सो अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचिक शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। देखो बच्चों, इसमें क्या कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं, आपको पता है जब पतंग उड़ाते हैं तो उन्हें कुछ सुध नहीं रहती और वो बेसुध होके कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं, एक छत से दूसरी छत पर। उन्हें ना ये डर रहता है कि वे गिरेंगे, ना उन्हें ये डर रहता है कि जो छत है वो कठोर है, चोट लग जाएगी, खरोच लग जाएगी। उन्हें तो छत्र जो है वो नरम, एकदम नरम प्रतीत होती है और वो किनारों पे आकर भी रुक जाते हैं क्योंकि उनके शरीर में एक अजीब सा संगीत दौड़ रहा होता है जो पतंग को सिर्फ ऊंचाइयों तक थामने के लिए या पतंग को पकड़ने के लिए, एक धागे के सहारे से पकड़ने के लिए वो उसके पीछे भागते हैं, आतुर रहते हैं उसको पकड़ने के लिए। तो ये जो बेचैनी है, जो बाल मन की जो क्रीड़ाएं हैं, जो मन में चलने वाले वेग हैं, ये सब आपको इस पैराग्राफ में बताए हैं। तो पहले आप कठिन शब्द देखिए। कपास, इस शब्द का प्रयोग कोमल व नरम अनुभूति के लिए हुआ है। बेसुध मतलब मस्त होता है। मृदंग ढोल जैसा मतलब एक वाद्य यंत्र है। येग भरना मतलब झूला झुलाना। डाल मतलब शाखा। लचीला वेग मतलब लचीली गति। अक्सर मतलब प्राय। अधिकतर मतलब जैसे कहते हैं अक्सर ही बातें हो जाती हैं, इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। रोमांचित मतलब पुलकित, यानी हमारे अंदर हमें खुशी का एहसास होना। महज मतलब केवल या फिर सिर्फ। तो इसका हम देखते हैं, अभी प्रसंग देखते हैं। पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता पतंग से उद्गृत है। इस कविता के रचयिता आलोक धनवा जी हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों व बाल सुलभ चेष्टाओं का सजीव वर्णन किया है। बच्चों, मैं आपको इसके शब्दार्थ और प्रसंग भी इसलिए लिखवा रही हूँ, इसलिए आपको मैं समझा रही हूँ क्योंकि ताकि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएं, आपको कहीं और ढूंढना ना पड़े। इनकी व्याख्या जो है पूरी आप सुन के समझें भी, और अगर आप ये लिखना चाहते हैं या कहीं आप अपने नोट्स तैयार करना चाहते हैं तो आप इसके माध्यम से वो भी कर सकते हैं। यानी आपके दोनों काम हो जाएंगे, आपको व्याख्या भी समझ में आएगी और आप नोट्स भी लिख लेंगे। तो आप इसको ध्यान से सुने, समझें और ध्यान से इसको लिख भी लें। कवि कहता है दूसरी व्याख्या में कि बच्चों का शरीर जो है कोमल होता है। वे ऐसे लगते हैं मानो वे कपास की नरमी, लोच आदि लेकर ही पैदा हुए हैं। उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए धरती भी ललायित रहती है। वे उनके बेचैन पैरों के पास आती है जब वे मस्त होकर दौड़ते हैं। दौड़ते समय उन्हें मकान की छतें भी कठोर नहीं लगती, उनके पैरों से छतें भी नरम हो जाती हैं। उनकी पदचापों से सारी दिशाओं में मृदंग जैसा मीठा स्वर उत्पन्न हो जाता है। वे पतंग उड़ाते हुए इधर उधर झूले की वेग की तरह आगे पीछे आते हैं। पतंग उड़ाते समय वे छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं। यहाँ उन्हें कोई बचाने के लिए नहीं होता, परंतु उनके शरीर का जो रोमांच है, जो उनके शरीर में जो खुशी का एहसास होता है, वही उन्हें ये बचाता है। वे खेल के रोमांच के सारे खतरनाक जगहों पर भी पहुंच जाते हैं। इस समय उनका सारा ध्यान पतंग की डोर के सहारे होता है। पतंग की डोर पकड़ लें बस, होता है ना बच्चों में ये भाव, तो यही इसमें बता रहे हैं। उनकी जो उड़ान है ऊंचाई पर केंद्रित रहती है, मतलब वो बस ऊपर की तरफ देखते हैं, नीचे क्या है क्या नहीं है उनको समझ में नहीं आता। ऐसे में कई बच्चे गिर भी जाते हैं। तो ये आपको ध्यान से पतंग उड़ाते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा लगता है मानो पतंग की ऊंचाइयों ने उन्हें केवल डोर के सहारे ही
थाम लिया हो। इसमें विशेष क्या है? कवि ने बच्चों की चेष्टाओं का मनोहारी वर्णन किया है। मानवीकरण, अनुप्रास, उपमा आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। खड़ी बोली में भावानुकूल सहज अभिव्यक्ति है। मिश्रित शब्दावली है। पतंग को कल्पना के रूप में चित्रित किया गया है। देखिए बच्चों, अब थर्ड देखेंगे इसकी व्याख्या। तीसरी व्याख्या देखते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। उनके रंध्रों के सहारे अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई जाती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो इसमें कवि क्या कह रहा है कि यदि वे गिरते हुए बच जाते हैं ना, तो वे और भी खुश होते हैं, मतलब उनके अंदर और आत्मविश्वास पैदा हो जाता है और निडर होके पतंग को फिर से उड़ाने लगते हैं। तो उसमें कठिन शब्द है, जैसे रंध्रों का मतलब होता है सुराखों, सुनहले सूरज मतलब सुनहरा सूर्य यानी चमकीला सूर्य। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता पतंग से उद्गृत है। इस कविता के रचयिता आलोक धनवा जी हैं। इस कविता में कवि ने प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों का व बाल सुलभ चेष्टाओं का सजीव वर्णन किया है। अब इसकी व्याख्या समझते हैं। कवि कहता है कि आकाश में अपनी पतंगों को उड़ते देखकर बच्चों के मन भी आकाश में उड़ रहे हैं। उनके शरीर के रोए भी संगीत उत्पन्न कर रहे हैं तथा वे भी आकाश में उड़ रहे हैं। कभी कभार वे छतों के किनारों पर गिर जाते हैं, परंतु उनके लचीलेपन होने के कारण वे बच जाते हैं। उस समय उनके मन का जो भय होता है वो समाप्त हो जाता है। वे अधिक उत्साह के साथ सुनहरे सूरज के सामने फिर आ जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वे अगली सुबह फिर पतंग उड़ाते हैं, क्योंकि उनके अंदर और आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। उनकी गति और अधिक तेज हो जाती है। पृथ्वी और तेज गति से उनके बेचैन पैरों के पास आती है, मतलब वे जो बेचैन पैर हैं वो उनको फिर से ये काम करने के लिए, पतंग उड़ाने के लिए फिर से उनको उत्साहित करते हैं। देखो इसमें विशेष क्या है? बच्चे खतरों का सामना करके और भी साहसी बनते हैं। इस भाव की अभिव्यक्ति है। मुक्त छंद का प्रयोग है। मानवीकरण, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। दृश्य बिंब और भाषा में लाक्षणिकता है। तो बच्चों ये थी हमारे पाठ की व्याख्या। अगर आपको ये समझ में आई तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बच्चों इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए हैं, आप एक बार ये भी देख लीजिए। धन्यवाद।